तो आईएफपीएच द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी साइलेंट रूटीन प्रेयर करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। और आज हमारा 1092 यानी कि 1092 सेशन है। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर अनिल राठौड़। डॉक्टर अनिल का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आईएफपीएच फोरम में। डॉक्टर अनिल राठौड़ एमडी होम्योपैथ हैं और प्रेजेंटली बीड महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं इन रिपर्टरी डिपार्टमेंट। और इसी के साथ साथ वो कमल होम्योपैथी के नाम से एक अपना होम्योपैथिक सेंटर चलाते हैं, जिसमें वो अलग अलग रोगों का उपचार क्लासिकल होम्योपैथी द्वारा करते हैं। और उनकी एक ही विशेषता है कि वो क्लासिकल होम्योपैथी को जर्मन न्यू मेडिसिन यानी कि जीएनएम के सिद्धांतों के साथ इंटीग्रेट करके यूज करते हैं। तो और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर दिया है, एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन यूजिंग जर्मनिक न्यू मेडिसिन थ्योरी इन स्पेशल रेफरेंस टू इंडिविजुअल्स ऑफ एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस। तो डॉक्टर अनिल राठौर का जो आज का टॉपिक है वो है हार्ट ऑफ होम्योपैथी। तो डॉक्टर अनिल का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो और अपना सेशन आप स्टार्ट कर सकते जी नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अनिल राठौड़ है और मैं अभी फिलहाल बीड में होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ और उसी के साथ सोनाजीराव क्षीरसागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अभी कार्यरत हूँ। जी, तो हमारा टॉपिक है इंडिविजुअलाइजेशन द हार्ट ऑफ होम्योपैथी। जी, सो स्टालवर्ड्स क्या कहते हैं इसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने हमको एफोरिज्म 683, एफोरिज्म 153, फिर एफोरिज्म 83 टू 104, 82 टू 104 में ढेर सारी इंफॉर्मेशन बताई है। ठीक है। सो सैमुअल हैनेमन्स कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इज बिल्ट अराउंड द आइडिया दैट एवरी पेशेंट इज यूनिक। हर एक आदमी, हर एक पर्सन यूनिक होता है। So the treatment must be based on the on a careful detailed study of particular case। ठीक है। सो ट्रीटमेंट भी इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, नॉट ऑन द नेम ऑफ डिसीज। ना कि डिसीज के नाम पे हम उपचार करें। ठीक है, हम उपचार किस पे करना चाहिए कि इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमें उपचार करना चाहिए। He embeds this idea in several key aphorisms and sections of Organon of Medicine। some aphorisms, कुछ aphorisms उन्होंने बोले हैं। फॉर एग्जाम्पल aphorism 6 में disease consists only in the totality of symptoms, right? So according to Dr. Samuel Hahnemann, disease मतलब एक मटेरियल थिंग नहीं है, राइट? inside the body, but it knows only through the totality of perceptible symptoms। डिसीज की हमें जानकारी कब होती है? जब हमें कुछ सिम्टम्स, मतलब परसेप्टिबल सिम्टम्स नजर आते हैं। ठीक है, दैट मे बी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स दैट वी सी एंड सब्जेक्टिव सिम्टम्स दैट द पेशेंट जो हमें बताते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, राइट? सो जब बीमार व्यक्ति हमारे पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, तब हमें वो जो सिम्टम्स बताता है उसी के ऊपर हमको, मतलब उसी की टोटलिटी कंसिडर करके हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, ना कि सिर्फ सिम्टम्स, एक एक सिम्टम कंसिडर करके उसको दवा देना है, राइट? तो एफरिज्म 83 में बताया है कि इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ डिसीज के बारे में बताया है। फिर डॉक्टर हनेमन बोलते हैं कि इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन मतलब केस टेकिंग, राइट? सो एंड लेज द ग्राउंड वर्क ऑफ डिटेल केस टेकिंग। हमें केस टेकिंग दौरान मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, देन उसके मोडालिटीज, पॉजिटिव फैक्टर्स, कंकोमिटेंट्स, ये सब चीजें देखनी है, राइट? एज एज द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, इसको इंडिविजुअलाइजेशन को अपन हिंदी में व्यक्तिगीकरण ऐसा बोल सकते हैं।
ठीक है। देन एफोरिज्म 147 में बताया है कि विच एवर ऑफ दीज मेडिसिन कंटेनिंग अ सिम्टम पिक्चर मोस्ट सिमिलर टू द टोटलिटी ऑफ द पेशेंट सिम्टम, राइट। हमें क्या करना है कि जो मेडिसिन और जो दवा पेशेंट की टोटलिटी को कवर करेगा, वही दवा हमको उस इंडिविजुअल में यूज करना है। उसी को अपन होम्योपैथिक दवा ऐसा बोलेंगे, राइट। और सिमिलियम भी बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है। दिस एफोरिज्म enunciates the individualized selection of remedy. The remedy chosen must match the totality of that particular case, right? So वो मेडिसिन जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाले हैं डिसीज्ड इंडिविजुअल को, वो पूरी टोटलिटी को मद्देनजर रखते हुए हमको चूज करना है, नॉट ऑन जनरल डिसीज एंटिटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मतलब फीवर लेके आया है पेशेंट हमारे पास, तो फीवर के लिए थेरेपेटिक्स नहीं देना है हमको, फीवर कंसिडर करके मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करनी है हमें, ऐसे हमारे स्टालवर्ड डॉक्टर हनीमन सर ने हमको बोला है, राइट। देन एफोरिज्म 148 149 में 148 में Hahnemann explains that the natural disease is an inimical spirit-like agent disturbing the vital force, and the remedy must be chosen so that its artificial disease is the most similar to this individual case, right. 148 में भी ऐसा बताया है कि जो मोस्ट सिमिलर रेमेडी रहेगा दैट इंडिविजुअल केस को, वही हमें प्रिस्क्राइब करना है। जो इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमें शो कर रहा है, जो बता रहा है, हमें नजर आ रहा है, उसी पे हमको मेडिसिन चूज करना है, दैट विल बी द मोस्ट सिमिलम मेडिसिन, right. Then 149 of fifth edition में Hahnemann described how once the suitable homeopathic remedy is individually selected and rightly employed, the acute disease disappears insensibly, emphasizing the success of individualized treatment, right. So individualized treatment अगर हम दे रहे हैं तो इवन एक्यूट डिसीज तुरंत चला जाएगा, राइट। मतलब उसका जो कोर्स रहेगा, वो कोर्स मतलब जल्दी अपन खत्म कर सकते हैं, ऐसा बोलने में हर्ज नहीं होगा, ठीक है। देन एफोरिज्म 153 में डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने टोटलिटी फॉर्मेशन के बारे में बोला है। उसमें अपन एसएसयूपी कंसिडर करने को बोला है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने। एसएसयूपी मतलब सिंगुलर, स्पेशल, अनकॉमन एंड पर्टिकुलर सिम्टम, और उसको अपन पिकी वाले सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। दीज सिम्टम्स, ये यही सिम्टम्स हमको मतलब दैट पर्सन का इंडिविजुअलिटी कंसिडर करने में हेल्प करेंगे, राइट। The greatest and the most reliable indication of homeopathic remedy is the individual case of disease. This aphorism clinches the idea that the individual case is highest guide. Individual case, that individual is the highest guide to select the remedy, and the remedy must be chosen from that individual symptom picture only, that individual symptom, right? Not from statistics or the disease labels, right? सो व्हाट इज इंडिविजुअलाइजेशन? व्यक्तिगीकरण मतलब क्या है, राइट। व्यक्तिगीकरण मतलब क्या है कि पर्सन को समझना, राइट। एज अ होल पर्सन हम उस पर्सन को समझेंगे, राइट। उसको समझ के उसका पिक्चर बनाएंगे, उसको अपन रेपेटरी लैंग्वेज में पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बोल सकते हैं, राइट। हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का पोर्ट्रेट अलग रहता है, राइट। पोर्ट्रेट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कंसेप्चुअल इमेज, राइट। सो हर एक व्यक्ति का कंसेप्चुअल इमेज जो हमारे मतलब केस टेकिंग दरमियान जो बनता है, वो अलग रहता है। सो इंडिविजुअलाइजेशन किसका करना है हमको? पर्सन का करना है। पर्सन इज मेड ऑफ माइंड, बॉडी एंड उसके रिएक्शंस, ये हमें कंसिडर करना है। पर्सन कंसिडर करना है, पर्सन कंसिडर करेंगे तो पर्सन इज नॉट अदर देन हिज माइंड एंड बॉडी, राइट। माइंड एंड बॉडी इज अ सिंगल एंटिटी। हम बोल सकते हैं कि माइंड और बॉडी एक ही है, अलग नहीं है, राइट। सो माइंड और बॉडी के जो रिएक्शंस वो पर्सन, वो व्यक्ति दे रहा है हमको, वही हमको एज एन इंडिविजुअल पिक्चर कंसिडर करना है, राइट। उसका पर्सनैलिटी चेक करना है हमको, पर्सनैलिटी के टाइप्स का स्टडी रहेगा हमको, वो करना है हमको, राइट। देन मेंटल सिम्टम्स
क्या दे रहा है, उसका माइंड क्या शो कर रहा है हमको। मेंटल सिम्टम्स, मेंटल जनरल्स बोल सकते हैं उसको अपन। मेंटल सिम्टम्स क्या है, देन फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या है उनके, और वो कैसे रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स कैसा है उसको, उसका एनवायरनमेंट के अराउंड, राइट। कौन से सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स दे रहा है वो, ये सब चीजें हमको इंडिविजुअलाइजेशन की ओर लेके जाती है, राइट। सो सो द पिलर्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, राइट। तो इंडिविजुअलाइजेशन के लिए क्या मायने हैं, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन व्हाट इज इंडिविजुअलाइजेशन देखा। सो व्यक्तिकरण क्या है, व्यक्तिकरण जानने के लिए हमको चार चीजें, चार पिलर्स है इंडिविजुअलाइजेशन के। तो एक है मेंटल सिम्टम्स, उसको अपन मेंटल जनरल्स भी बोल सकते हैं। दूसरा है फिजिकल सिम्टम्स उनके, पेशेंट के। और फिर बाद में पर्टिकुलर सिम्टम्स और उसका मायास्मेटिक बैकग्राउंड, ठीक है। तो मेंटल सिम्टम्स के अंदर अपन उसका मेंटल डिस्पोजिशन, प्रीडिस्पोजिशन, ये कंसिडर करना है। फिजिकल जनरल्स में अपन फिजिकल जनरल स्लीप हर एक व्यक्ति का देखना है, राइट। फिजिकल जनरल्स में अपना स्लीप आएगा, एपेटाइट आएगा, डिजायर आएगा, एवर्जन आएगा, उसका थर्मल रिलेशन क्या है हीट और कोल्ड के प्रति, देन उसका प्यास कैसा है, थर्स्ट बोलेंगे अपन उसको, ठीक है। फिर बाद में पर्सपिरेशन कैसा है उनका, पेशेंट का, ठीक है। ये फिजिकल जनरल्स में ये सब चीजें आना है। उसका स्लीप कैसा है, अच्छे से सोता है क्या, स्लीप का पोजीशन क्या है, ठीक है। देन स्लीप स्लीप के बाद में ड्रीम्स, पेशेंट को कुछ गिरते हैं क्या, ड्रीम्स में कुछ पीक्यूआरएस रहेगा, स्ट्रेंज कुछ रहेगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड, राइट। देन वी नीड टू कंसिडर पर्टिकुलर सिम्टम्स, ठीक है। सो पर्टिकुलर सिम्टम्स कब कंसिडर करेंगे हम, जब वो अनकॉमन रहेंगे, अनकॉमन पर्टिकुलर्स हमको ज्यादा मायने रहेंगे इंडिविजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इंडिविजुअल के साथ में अपन को, हमको उसका मायाज्मेटिक बैकग्राउंड भी कंसिडर करना है, ठीक है। हम्म। फिर मायाज्मेटिक बैकग्राउंड कंसिडर करने के लिए मायाजम्स हम सबको पता है, बेसिक सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ये तीन बेसिक मायाजम्स रहते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल कौन से मायाजम प्रोमिनेंट, प्रिडोमिनेंट मायाजम शो कर रहा है, दैट विल बी इम्पोर्टेंट टू अस, राइट, वाइल इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। तो अभी डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के अकॉर्डिंग पेशेंट सोरिक रह सकता है, साइकोटिक रह सकता है, सिफिलिटिक रह सकता है। मिक्स मायाजम में भी पेशेंट आ सकते हैं, ठीक है। सोरोसाइकोटिक पेशेंट रहेगा, सोरोसिफिलिटिक पेशेंट रहेगा। जो सिम्टम शो कर रहा है वो सिम्टम के हिसाब से हमको मायाजम उसका डोमिनेंट मायाजम पेशेंट का कंसिडर करके उसको ट्रीटमेंट वैसा देना है, ठीक है, राइट। सो इंडिविजुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू स्टालवर्ड्स, राइट। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन क्या बोलते हैं कि हमको कैरेक्टरिस्टिक टोटलिटी मतलब इंडिविजुअलाइजेशन, राइट। कैरेक्टरिस्टिक टोटलिटी हमने कैरेक्टरिस्टिक टोटलिटी एफोरिज्म 153 में डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने बताया हमको कि रेमेडी शुड बी सिलेक्टेड ऑन पिकुलर स्ट्राइकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, राइट, एसएसयूपी और पीक्यूआरएस हम जो बोले थे, ठीक है। और डॉक्टर सैमुअल हैनेमन बोलते हैं कि इंडिविजुअल ट्रीट करना है हमको, नॉट द डिसीज नेम, राइट। हमको डिसीज का नाम ट्रीट नहीं करना है, और सिर्फ सिर्फ डिसीज नहीं ट्रीट करना है हमको, हमको इंडिविजुअल ट्रीट करना है, ताकि उसका डिसीज जड़ से खत्म हो, राइट। सो देन डॉक्टर बोनी हुसैन बोलते हैं कि कंप्लीट सिम्टम एंड कॉन्कोमिटेंट से इंडिविजुअल टोटलिटी फॉर्म होता है। सो इंडिविजुअलाइजेशन डिपेंड्स ऑन कंप्लीट सिम्टम, उनके अकॉर्डिंग कंप्लीट सिम्टम मतलब हम लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज और कंकोमिटेंट, ये सब चीजें कंसिडर करके हमने टोटलिटी निकालना है उसका, और वो टोटलिटी ही डॉक्टर बोनिंग हुसैन के हिसाब से इंडिविजुअलाइजेशन है। और उसी
टोटलिटी के हिसाब से हमको जो सिमिलर मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करना है इन दैट कंडीशन. एंड देन मोडालिटीज एंड कंकोमिडेंट्स हेल्प आइडेंटिफाई द इंडिविजुअलिटी ऑफ द केस, राइट. मतलब उस व्यक्ति को कौन सी चीज से मतलब परेशानी होती है, कौन सी चीज से अच्छा लगता है, ठीक है, और कौन से अनकॉमन अकम्पनिंग सिम्टम्स है उनके पास. मतलब एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ कंकोमिटेंट्स कुछ है क्या. कंकोमिटेंट मतलब जो सिम्टम उसका कोई पैथोफिजियोलॉजिकल रिलेशन नहीं रहता है प्रेजेंटिंग मेन मेन सिम्टम से, वैसे सिम्टम्स हमको निकालने हैं पेशेंट से, राइट. और वही पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब उसी सिम्टम से अपन पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करेंगे, राइट. व्यक्तिकरण मतलब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है. मतलब दो केसेस है, फॉर एग्जांपल एक्यूट फेब्राइल इलनेस के केसेस हैं, तो दोनों केसेस में दोनों व्यक्ति अलग अलग है, राइट. तो मोडालिटीज अलग हो सकती है. जो पैथोग्नोमिक सिम्टम्स बोलते हैं अपन उसको, कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं डिसीज के, वो भी थोड़े बहुत डिफर करते हैं, राइट. ये जो डिफरेंस रहेगा वही इंडिविजुअलिटी फॉर्म करेगा, राइट. सो होम्योपैथी में हम इंडिविजुअल टोटलिटी के हिसाब से प्रिस्क्राइब करेंगे, राइट. देन केंट सर बोलते हैं कि द मैन हु इज सिक शुड बी ट्रीटेड, इज टू बी ट्रीटेड, राइट. हम मैन शुड बी ट्रीटेड. मैन इज मेड ऑफ माइंड एंड इज बॉडी, राइट. सो डॉक्टर केंट सर बोलते हैं कि मेंटल सिम्टम्स पे फोकस करना है एंड जनरल्स पे फोकस करना है, ठीक है. मेंटल जनरल्स एंड फिजिकल जनरल्स पे फोकस करना है रादर देन लोकल सिम्टम्स. अगर लोकल सिम्टम्स अनकॉमन रहेंगे तो उसको भी कंसिडर करना है हमको, ठीक है. सो मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स एंड अनकॉमन पर्टिकुलर्स, ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केट हमको इंडिविजुअलाइज टोटलिटी देते हैं, राइट. सो उन्होंने हायरार्की भी फॉर्म किया है कि माइंड सिम्टम्स को मतलब हायरार्की में टॉप पे रखा है उन्होंने, फिर फिजिकल जनरल्स को, और फिर बाद में अनकॉमन पर्टिकुलर्स को. ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हायरार्किकल इवैल्यूएशन उन्होंने ऐसा किया है डॉक्टर केंट ने, राइट. देन डॉक्टर हेरिंग के अनुसार हम मायाज्म को इंपॉर्टेंस देना है, डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस देना है. तो इंडिविजुअलाइजेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग मायाज्मेटिक बैकग्राउंड एंड डायरेक्शन ऑफ क्योर, ये डॉक्टर हेरिंग के अनुसार है, ठीक है. देन डॉक्टर ह्यूजेस एंड डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज साइंटिफिक केस बेस्ड इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में बोलते हैं. होम्योपैथी इज केस सेंटर्ड, राइट. जो हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का, हिस्ट्री पे बेस्ड है होम्योपैथी, ऐसा डॉक्टर ह्यूजेस एंड स्टुअर्ट क्लोज बोलते हैं. आणि दैट इज साइंटिफिक एंड नॉट डिसीज लेबल्ड बेस्ड, राइट. सो इंडिविजुअलाइजेशन इज केस सेंटर्ड, राइट. इंडिविजुअलाइजेशन इज नथिंग बट हार्ट ऑफ होम्योपैथी, राइट. होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे ही बेस्ड है. इंडिविजुअलाइजेशन के अलावा होम्योपैथी कुछ भी नहीं है, राइट. सो इंडिविजुअलिटी जिधर है उधर होम्योपैथी है, अदरवाइज होम्योपैथी मतलब सिम्टम सिमिलरिटी पे ही बेस्ड है, राइट. और डिसीज लेवल पे हमको ट्रीटमेंट नहीं देना है, ठीक है. ये हमारे स्टालवर्ड्स ने बोला है, ठीक है. सो इंडिविजुअलाइजेशन वर्सेस डिसीज सेंटर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है. इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट एंड डिसीज सेंटर्ड ट्रीटमेंट, क्या डिफरेंस क्या है इसमें. तो अभी डिसीज सेंटर्ड ट्रीटमेंट क्या रहता है, सेम रेमेडी देते हैं हम डिसीज सेंटर ट्रीटमेंट में. फॉर एग्जांपल डेंगू का ट्रीटमेंट हम फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल मेडिसिन से अगर डेंगू का ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, तो उसमें क्या रहता है, ट्रीटमेंट सेम ही रहता है, अलग ट्रीटमेंट नहीं रहता है. सिर्फ से सिम्टम्स को मैनेज करते हैं. एंटीपैथी है तो सिर्फ सिम्टम्स के अपोजिट काम करने वाली दवाओं देते हैं, राइट. पैथोलॉजी बेस्ड अप्रोच रहता है उनका, ठीक है. डिसीज सेंटर ट्रीटमेंट में पैथोलॉजी बेस्ड अप्रोच रहेगा. अगर पैथोलॉजी, अगर फॉर एग्जांपल डेंगू में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रहेगा, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कम करने के लिए मतलब प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है उनको, ठीक है. सो आरडीपी या सिंगल डोनर प्लेटलेट वो लोग ऐसा चढ़ाते हैं टेम्पररी, ठीक है. सो उसका इफेक्ट भी टेम्पररी रहता है, डिसीज जड़ से नहीं जाता है वो, ठीक है. इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट में क्या रहता है,
we use different remedies according to the individuality of person, right? और पेशेंट और केस, इंडिविजुअलिटी ऑफ केस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट रेमेडीज यूज करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, इंडिविजुअलाइजेशन से किया हुआ ट्रीटमेंट पर्सन बेस्ड रहेगा, पर्सन बेस्ड अप्रोच रहेगा हमारा, और इसमें आउटकम लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, राइट। रिलायबल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। और वी कैन से मतलब ज्यादा देर टिकने वाला ट्रीटमेंट बोल सकते हैं अपन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट को, ठीक है। सो इंडिविजुअलाइजेशन वर्सेस डिसीज सेंटर ट्रीटमेंट में फर्क है, ठीक है। जड़ से बीमारी ठीक नहीं होती है डिसीज सेंटर्ड ट्रीटमेंट में, और पैथोलॉजी बेस्ड अप्रोच में जड़ से बीमारी ठीक नहीं होती है, दोष, उसका दोष अच्छा नहीं होता है, सिर्फ सुपरफिशियल मायाजम पेशेंट का वैसा ही रहेगा, तो प्रिडिस्पोशन रहेगा ही रहेगा उस पेशेंट में। कुछ भी ट्रीटमेंट किया मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट मतलब डिसीज सेंटर्ड और पैथोलॉजी बेस्ड अप्रोच से ट्रीटमेंट किया तो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा पेशेंट को, राइट। होम्योपैथी में भी मतलब परमानेंट ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म क्योर रहता है होम्योपैथी में, राइट। देन द क्लिनिकल एग्जांपल of what individual based treatment and what disease centered treatment. So disease centered treatment में सेम डायग्नोसिस रहता है, राइट। सॉरी, क्लिनिकल एग्जांपल, सेम डायग्नोसिस रहता है, डिफरेंट पेशेंट्स रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेंटल सिम्टम्स। सॉरी, अपने क्लिनिकल एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, अगर सेम डायग्नोसिस भी रहेगा तो पेशेंट्स डिफरेंट रहेंगे हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट पेशेंट रहेंगे तो पेशेंट डिफरेंट टोटलिटी देगा, ठीक है। डिफरेंट टोटलिटी देगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स देगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वो अलग अलग देगा, ठीक है। हर एक पेशेंट एक ही बीमारी लेके चार पांच पेशेंट आए हमारे पास, समझो समझो, तो चार पांच में से सभी के सिम्टम्स कम ज्यादा रहेंगे, सेम डिसीज भी रहेगा तो भी जो टोटलिटी आएगा उनका डिफरेंट रहेगा, राइट। डिफरेंट मेंटल सिम्टम्स देंगे सभी लोग, डिफरेंट फिजिकल जनरल्स ले देंगे सभी लोग, उनका प्रकृति कैसा है उसके हिसाब से वो लोग मतलब रिएक्ट करेंगे उस डिसीज कंडीशन में, राइट। मोडेलिटीज अलग रहेंगी उनकी। सो इस केस में इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट में कि डिफरेंट रेमेडीज प्रिस्क्राइब करेंगे उनको, और डिफरेंट रेमेडीज मतलब टेलर्ड मेडिसिन बोलेंगे अपन उसको। टेलर्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद आउटकम बेटर ही रहेगा, ठीक है। देन कॉमन मिस्टेक्स इन इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि ओवर डिपेंडेंस ऑन डायग्नोसिस, इंडिविजुअलाइजेशन करने में हम ये मिस्टेक्स करते हैं जनरली, तो डायग्नोसिस पे ओवर डिपेंडेंट रहते हैं हम, ठीक है। मेंटल सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो फिर मिस्टेक होगा। सिंगल सिम्टम प्रिस्क्राइबिंग नहीं करना है हमको, ठीक है। इंडिविजुअलाइजेशन में सिंगल सिम्टम नहीं रहेगा, इंडिविजुअलाइजेशन मतलब आदमी के हर एक कैरेक्टर्स, मेंटल सिम्टम्स, उनके उनके फिजिकल सिम्टम्स, उनके जनरल फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम्स, ये सब चीजें हमको कंसिडर करना है, सिंगल सिम्टम पे प्रिस्क्राइब कर नहीं करना है, राइट। देन वी जनरली यूज टू प्रिस्क्राइब ऑन कीनोट रेमेडीज, राइट। कीनोट सिम्टम्स पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ब्लाइंड यूज ऑफ कीनोट रेमेडीज शुड बी अवॉइडेड टू ओवरकम द mistake। देन रिपीटिंग रेमेडीज विदाउट असेसमेंट, ठीक है। मेडिसिन देने के बाद वेट एंड वॉच करना है हमको। क्लासिकल होम्योपैथी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और होम्योपैथी जब प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑर्गेनॉन में जो बोला है डॉक्टर साइमन हैनेमन सर ने कि रेमेडीज रिपीट नहीं करनी है हमको, राइट, विदाउट एनी असेसमेंट। सेम सेम रेमेडी भी नहीं देना है, ऐसा भी बोला है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने 6th एडिशन में, एफोरिज्म 246 247। उसमें डॉक्टर सैमुअल हैनेमन सर ने बोला है कि रेमेडीज सक्सेशन में रिपीट करना है हमको, ठीक है, पोटेंसी चेंज करके रिपीट करना है सो दैट वो एक्ट हो सके, राइट, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स इन इंडिविजुअलाइजेशन,
व्यक्तिगीकरण करते समय हम ये मिस्टेक करते हैं जनरली, ठीक है। मतलब ओवर डिपेंडेंस, डायग्नोसिस पे ओवर डिपेंडेंट रहना, मेंटल सिम्टम्स को इग्नोर करना, सिंगल सिम्टम प्रिस्क्राइबिंग करना, और कीनोट रेमेडीज का ब्लाइंडली यूज करना, और विदाउट असेसमेंट रेमेडीज रिपीट करना, ये कॉमन मिस्टेक्स है इंडिविजुअलाइजेशन में, ठीक है। सो ये हमको अवॉइड करना है। डायग्नोसिस पे डिपेंडेंट, ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना है, डिपेंडेंट रहना है लेकिन एक लिमिट तक, राइट। डायग्नोसिस हमें लेयर समझाता है, कौन से लेयर पे डिसीज है, एफिनिटी समझाता है, लोकेशन समझाता है, तो उस तक सीमित रखना है हमको डायग्नोसिस को, राइट। उस पे ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। और बाकी की चीजें हमको समझनी है, मेंटल सिम्टम्स क्या है पेशेंट के, फिर सिंगल सिम्टम प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है हमको, और की नोट प्रिस्क्राइब मतलब ब्लाइंड नहीं करना है, ठीक है। सूझबूझ के हमको टोटलिटी जो मिलेगा, टोटलिटी लेके वो की नोट हम उसका पकड़ के उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और विदाउट असेसमेंट रेमेडीज रिपीट नहीं करना है, ये हमको स्टालवर्ट सिखाते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअलाइजेशन में होम्योपैथी अपना रेपेटरी का रोल क्या है, ठीक है। रेपेटरी, एज ए टीचर ऑफ रेपेटरी और स्टूडेंट ऑफ रेपेटरी रादर, रेपेटरी क्या है, एक साइंटिफिक टूल है। रेपेटरी में सिम्टम्स ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली इंडेक्सिंग किया गया है सिम्टम्स का रेपेटरी में। सो हमको रेपेटरी क्या करता है, रेपेटरी सिलेक्शन के लिए असिस्ट करता है, सिर्फ असिस्ट करता है, चॉइस, फाइनल चॉइस नहीं देता है, राइट। एंड इंडिविजुअलाइजेशन, आफ्टर इंडिविजुअलाइजेशन रेपेटरी का रोल आता है। अगर हम इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद जो इंडिविजुअलाइज्ड टोटलिटी जिसको बोलते हैं अपन, इंडिविजुअलाइजेशन और टोटलिटी जिसको बोलते हैं अपन, रेपेटोरियल टोटलिटी बोलो या सिम्टम टोटलिटी को अपन बाद में रेपेटोरियल टोटलिटी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। रूब्रिक्स के फॉर्म में सिम्टम्स को अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे और कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में रेपर्टरी का रोल आएगा, राइट। एक रेपर्टरी एक टूल है। रेपर्टरी सबको पता है कि इस लॉजिकली एंड साइंटिफिकली index arranged index to homeopathic materia medica, with full of information from taken from homeopathic materia medica, then drug proving and all the clinical studies, hmm, toxicological studies, etc. ठीक है। सो रेपेटरी एक साइंटिफिक टूल है, साइंटिफिक टूल ही है रेपेटरी, ठीक है। साइंटिफिक टूल मतलब सिर्फ हमको क्या करेगा, रेपेटरी असिस्ट करेगा, रेमेडी सिलेक्शन के लिए सिर्फ असिस्ट करेगा, राइट। सिम्टम्स उसमें ऑर्गेनाइज रहते हैं, रूब्रिक्स बोलते हैं हम उसको, ठीक है। क्लिनिकल रीजनिंग को सपोर्ट करेगा रेपेटरी, और रेपेटरी गाइड्स एंड फिजिशियन डिसाइड्स, राइट। फिजिशियन डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, राइट। जो इंफॉर्मेशन उनको है उसके हिसाब से फिजिशियन डिसाइड करेगा, मटेरियल मेडिका के नॉलेज के ऊपर, जो इंडिविजुअलिटी है पेशेंट का, जो इंडिविजुअलाइजेशन है उसके ऊपर फिजिशियन काम करेगा, और फिर बाद में जो मेडिसिन डिसाइड करेगा वो हमारा मटेरियल मेडिका का नॉलेज, राइट। सो रोल ऑफ रेपेटरी इज क्लियर। कंक्लूजन क्या है हमारा, कि इंडिविजुअलाइजेशन क्या है, कि इज एन इसेंशियल, इंडिविजुअलाइजेशन इज इसेंशियल होम्योपैथी। अगर इंडिविजुअलाइजेशन नहीं किया तो फिर होम्योपैथी वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। एवरी पेशेंट इज यूनिक, सबको पता है, ठीक है। हर एक पर्सन यूनिक है, हम्म? मतलब जितने पर्सन्स उतने कैरेक्टर्स, ऐसे बोलते हैं अपन, ठीक है। सो करेक्ट इंडिविजुअलाइजेशन लीड्स टू क्योर, राइट। अगर हम अच्छे से मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे तो ही क्योर मिलेगा, ठीक है। करेक्ट इंडिविजुअलाइजेशन अच्छी बात है, लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद जो मटेरियल मेडिका का नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर मटेरियल मेडिका नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर करेक्ट इंडिविजुअलाइजेशन करके भी कुछ फायदा नहीं रहेगा, राइट। सो इनडायरेक्टली
करेक्ट इंडिविजुअलाइजेशन लीड्स टू क्योर. होम्योपैथी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, सबको पता है. सो द टॉपिक नेम इज इंडिविजुअलाइजेशन, द हार्ट ऑफ होम्योपैथी. मतलब व्यक्तिकरण ये होम्योपैथी का दिल है. अगर दिल नहीं रहेगा तो होम्योपैथी नहीं रहेगा. राइट. सो इंडिविजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है. पेशेंट आने के बाद हमको पेशेंट से मतलब उनका इंडिविजुअलिटी निकालने के लिए हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री टेकिंग के बाद ही हम उसका इंडिविजुअलिटी निकाल पाएंगे. ठीक है. इंडिविजुअलिटी मतलब जो अपन उसका टोटलिटी कंसिडर कर रहे हैं, वही उसका इंडिविजुअलिटी, दैट पर्सन का इंडिविजुअलिटी होगा. ठीक है. यस. यस, दैट्स इट. किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे या डिस्कशन करना है तो प्लीज कर सकते हैं. ओके डॉक्टर अनिल, आपने एक जिस्ट बताई कि किस तरह से हमें इंडिविजुअलाइजेशन और उसका जो तरीका होता है मेडिसिन को निकालने का, उसके ऊपर आपने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और किस तरह से हमें सिम्टम्स वाइज और बोथ मेटेरी मेडिका और रिपर्टरी को यूज करके इंडिविजुअलाइजेशन को यूज करना चाहिए टू फाइंड आउट द करेक्ट रेमेडी। ओके, तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत काफी मतलब देखा जाए तो एक बेसिक कोर है, होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे होम्योपैथी टिकी है। ओके, तो इसी बेसिस पे कुछ केसेस आप शेयर करना चाहते हैं डॉक्टर अनिल, जो आप अपने क्लिनिक में पेशेंट्स ठीक करते हैं, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? जी. क्योंकि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 मिनट से ऊपर बचे हैं, तो हम केसेस एक दो डिस्कस आप मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उसी उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जनरल टॉपिक है इंडिविजुअलाइजेशन। और इस पे हम कुछ सच ये नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट नो सबको पता होता है इंडिविजुअलाइजेशन है और ऑर्गेनल में ये अफोरिज्म है। तो केसेस अगर आप बताएंगे तो उससे एक इंसाइट मिलेगी कि किस तरह से आप इंडिविजुअलाइज करते हैं केसेस। राइट, राइट, राइट. 2 मिनट दीजिए मैडम. केस. जी. एक केस बता सकते हैं हम. एक 53 ईयर्स ओल्ड फीमेल लेडी आए थे हमारे पास फॉलोअप लेके एक्चुअली. तो मतलब फॉलोअप में लेयर शिफ्ट हो रहा था, उनका हेयरिंग स्लो दिख रहा था हमें. ठीक है. मेन कंप्लेंट उनका था कि पहले इनिशियली पेशेंट को नेक पेन था, वर्टिगो था, लंबार रीजन में पेन था उनको. ठीक है. उठने बैठने में तकलीफ होता था उनको. ठीक है. तो ऐसे कंप्लेंट्स थे उनके. तो उस टाइम पे हमें मतलब उनकी टोटलिटी, उनका इंडिविजुअलिटी ऐसा था कि मतलब इनिशियल मोशन में, इनिशियल मूवमेंट पे करने पे उनको तकलीफ होता था ज़्यादा. ठीक है. कंटिन्यूअस मोशन में अच्छा लगता था उनको. ठीक है. ऐसा मोडेलिटी था. लेग, राइट नी पेन था उनको एक्चुअली. और फिर नेक रीजन में भी मतलब ज़्यादा एक्सर्शन होने लगा, तो फिर बाद में वर्टिगो का तकलीफ होता था उनको. ठीक है. उस बेसिस पे हमने, ये टोटलिटी के बेसिस पे हमने उनको रस्टॉक्सिकोडेंड्रोन प्रिस्क्राइब किया था. उसके बाद में उनको मतलब ये चीजें, मतलब नेक पेन शुरुआत में ठीक हुआ था उनका, फिर लंबा रीजन में पेन कम था उनको उनका. हम एक्चुअली उनको डोसेस रिपीटेशन मतलब सक्सेशन में रिपीट करते थे. ठीक है. तो एलएम पोटेंसी हम जनरली उनको देते हैं पेशेंट को. तो फिर ओडी डोज के बाद में 2-3 महीने बाद, अभी रिसेंटली 19 फरवरी 2026 को, ठीक है, उनका फॉलोअप था. तो उनको क्या था कि स्किन पे इरप्शंस आए थे उसके बाद में. ठीक है. मतलब नेक पेन कम हुआ था उनका, वर्टिगो कम हुआ था, फिर लंबा रीजन का पेन भी कम हुआ था. नी पेन था थोड़ा बहुत, लेकिन पहले से बेटर था. उसके बाद में उन्होंने मतलब स्किन कंडीशन लेके आए थे हमारे पास. ठीक है. उनका कहना था कि जब वो बर्तन मांजते थे उस टाइम पे इचिंग होता है. अगर भीगने के बाद में इचिंग होता है. राइट. भीगने के बाद में इचिंग होता है. और वो मतलब इनटॉलरेबल था उनके लिए. और वो मतलब छुपाते थे ये. ठीक है. इरप्शंस हाथ पे जो थे, एक्सपोज पार्ट पे थे, ज्यादातर राइट साइड में थे, लेफ्ट साइड के हिसाब से. ठीक है. तो वो इरप्शंस छुपाते थे.
और मतलब शी यूज टू टेल अस दैट बाहेर जायला लाज वाटते असं, ठीक है. सो मतलब बाहर निकलने को उनको मतलब शर्म आता था, वो दिखा नहीं पाते थे, ठीक है. डिटर्जेंट यूज करने के बाद ज्यादा तकलीफ हुआ था उनको. और मतलब उनका कहना था कि कुछ तो भी दो, कुछ तो भी दो, जल्दी ठीक करो, ऐसा बोलते थे वो, ठीक है. मतलब कवरिंग से अच्छा लगता था उनको. छुपाने से अच्छा लगता था, कवरिंग से अच्छा लगता था. बर्निंग था उनको अच्छा, अच्छा खासा बर्निंग था, इरप्शन को खुजाने के बाद बर्निंग होता था, ठीक है. और बस यही कंप्लेंट्स थे उनके. अकेले रहने के बाद ज्यादा तकलीफ होता था उनको, खुजाता था, ठीक है. और बाकी जनरलिटीज मतलब बेटर हुए थे उनके, स्लीप बेटर था. देन मोशन सेटिस्फैक्टरी होने लगे थे उनको. बायलैटरल हैंड्स का टिंगलिंग अच्छा था, ऐसे ठीक करके है. फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ठीक है, ये ऐसा केस है. एक 5 मिनिट थांबा मॅडम, एक 5 मिनिट थांबा, सेमिनार चालू आहे थोडंसं. ठीक है. हो, थांबा थोडस. ये तो ऐसा केस है, तो इस पे डिस्कशन कर सकते हैं. ये उनके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट फॉलोअप में उनके हेड पे इरप्शन था. उसका डायग्नोसिस था कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं अपन उसका, ठीक है. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स लेके आए थे. और उसके सिम्टम्स, वो सिम्टम्स के साथ मतलब जो मोरलिस बोला हमने कि गेटिंग वेट आफ्टर एग्रेवेशन था उनको. बर्तन वगैरह धोने के बाद एग्रेवेशन होता था, बर्निंग था उसमें, ठीक है. इचिंग आफ्टर बर्निंग था. और शाम को ज्यादा तकलीफ होता था. अकेले जब रहते थे तब तकलीफ होता था, ठीक है. और मेंटल सिम्टम क्या था उनका कि जल्दी से अच्छा करो, बाहर जाने में शर्म आता था, कवरिंग से अच्छा लगता था, ठीक है. ये उनकी इंडिविजुअलिटी थी उस टाइम पे, उस समय पे. ओके। हाँ, तो इस तरह से हम केसेस को इंडिविजुअलाइज करते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे पास ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के केसेस आते हैं। तो उसमें जो करेक्टर ऑफ डिस्चार्ज होता है उसके बेस पे हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। मेरे पास एक केस आया था रिसेंटली। शी वॉज 28 ईयर ओल्ड फीमेल थी मोस्टली। और वो उनको जो डिस्चार्ज था काफी टाइम से था, लेकिन जो प्रेजेंट कंप्लेंट का डिस्चार्ज था दैट वाज वेरी स्टिकी, ब्लैक। और मेन था उसकी जो स्टिकीनेस और रोपीनेस। तो उसके बेस पे हमने उसको इंडिविजुअलाइज करके, क्योंकि ओटाइटिस मीडिया के डिस्चार्ज के लिए बहुत सारी मेडिसिन होते हैं हमारे पास। अगर कोई आइकोरियस डिस्चार्ज है उसके लिए एसोफिड्रिटा होती है, कैलकिरिया आयोड है, काली आयोड है, सोराइनम है, मर्क है, सिलिशिया है। तो बहुत सारी मेडिसिन है होती हैं। और ब्लैंड तो करेक्टर ऑफ डिस्चार्ज डिसाइड करता है कि आप ओटाइटिस मीडिया के केस कैसे करेंगे। तो उसमें जो रोपी और स्ट्रिंजीनेस थी और स्टिकी डिस्चार्ज था, तो उसके बेस पे हमने हाइड्रेस्टिस दिया था वहां पे। तो उसमें उस केस में हमने उसी बेस पे उसको मेडिसिन दिया और उसका डिस्चार्ज स्टॉप हो गया था होम्योपैथिक मेडिसिन से, जबकि वो एंटीबायोटिक ऑलरेडी ले रही थी। लेकिन एंटीबायोटिक से उसका डिस्चार्ज नहीं ठीक हुआ, लेकिन हाइड्रेस्टिस की कुछ ही डोजेस से दैट डिस्चार्ज हुआ स्टॉप। सिमिलरली एक और केस आया था मेरे पास ओटाइटिस मीडिया का। इसमें वो लड़की 18 ईयर ओल्ड थी। उसको डिस्चार्ज था थिन आइकोरस, मतलब वो कह रहे थे लगता है मुझे कान में लगता है। आप थिन आइकोरियस आप कैसे बोलोगे कि थिन, पेशेंट नहीं बताएगा कि थिन आइकोरियस डिस्चार्ज है। वो कह रहा था मेरे को लगता है और मेरे को दर्द होता है कान में, थोड़ा ब्लडी भी है और ऑफेंसिव डिस्चार्ज था, बदबू आती थी उसको डिस्चार्ज में। तो उस केस में हमने जो मेडिसिन दी वो दी, उसमें उसको एक तो काली बाई दी और साथ में सोराइनम भी दिया हमने। तो सोराइनम प्लस कालीबाई से उसका डिस्चार्ज रुका, क्योंकि आइकोरस और फीटेड डिस्चार्ज था उसका, ऑफेंसिव डिस्चार्ज था। तो इसी तरह से हमें इंडिविजुअलाइज करना होता है। और कुछ केसेस आते हैं जिसमें बिल्कुल ही ब्लैंड डिस्चार्ज होता है और कोई इंडिकेशन नहीं होती, थिक येलो डिस्चार्ज होता है, उसमें हम कैलकेरिया सल्फ देते हैं लोअर पोटेंसी में। कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छा रहता है। तो इसी तरह से हम इंडिविजुअलाइज करते हैं अलग अलग केसेस को। और यही पावर है होम्योपैथी की, जिससे हम वो कर सकते हैं।
यहाँ पे और कोई पार्टिसिपेंट अपने केसेस शेयर करना चाहता है, इंडिविजुअलाइजेशन पे कुछ और बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। जी मैडम, बोलिए। हाँ, तो ये हमारा आज का सेशन था। यहाँ पे डॉक्टर आकांक्षा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, सर कुड यू प्लीज टेल अस विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज। ओके, हम होमी रडार यूज करते हैं मैडम। डॉक्टर आकांक्षा, आई होप इट्स क्लियर। रेडार यूज करते हैं डॉक्टर अनिल। रडार रडार ओपस यूज करते हैं हम मैडम। ओके। तो रेडार ओपस में यू टेक मोर ऑफ, मतलब जो भी पेक्यूलर, मतलब सिस्टम वाइज सिम्टम यू टेक, या फिर माइंड सिम्टम्स ज्यादा आप लेते हैं। नहीं मैडम, जो सिम्टम्स पेशेंट प्रोमिनेंट बोल रहे हैं हमको वही कंसिडर करते हैं, पीक्यूआरएस सिम्टम्स कंसिडर करते हैं, चाहे वो माइंड का हो या ओके फिजिकल जनरल हो। ओके ओके। इंटेंसिटी वाइज हायरार्किकल इवेलुएट करके उसको हम रिपीटेशन में लेते हैं। ओके यस। ओके। और जो उसमें मोडालिटीज होती हैं उसमें भी आप उसको यूज करते हैं, मोडालिटीज आती हैं जैसे कुछ केसेस में। जी हाँ जी। अपॉन द केस, हर केस में मेंटल्स हमें नहीं मिलते हैं, कुछ जो स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने बताया ये ओटाइटिस मीडिया के केसेस होते हैं, राइट उसमें हमें वही पीकेआरएस देखना होता है और मोडालिटीज देखनी पड़ती हैं। राइट राइट राइट, मोडेलिटीज उस टाइम पे मोडेलिटीज ही कंसिडर करना है हमको। अगर माइंड सिम्टम्स नहीं मिले तो मतलब क्या बोलते हैं, लीडिंग क्वेश्चन करके पेशेंट का मतलब टाइम व्यर्थ नहीं करना है हमको, जो मिलता है उस पर प्रिस्क्राइब करना है। और अगर जैसे मल्टीपल कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे कई बार क्या जी होता है हमारे पास जी। पूरा जो टेस्ट का प्रोफाइल है वो गड़बड़ आता है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट में कुछ डिसऑर्डर है, या फिर ईएसआर बढ़ा हुआ है, या सीआरपी बढ़ा हुआ है। कई बार बहुत वेग कंप्लेंट्स होती हैं पर सारा राइट। पैरामीटर बिगड़ा हुआ आता है, तो उन केसेस में आप किस तरह से देते हैं। जी, अभी डिपेंड करता है मैडम कि अभी वो कोमॉर्बिडिटी कुछ है पेशेंट को। अगर पेशेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके हमारे पास आ रहा है तो हम क्या मतलब आइडियली क्या करना है हमको कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसका जो मेंटेनिंग कॉज है, मतलब जो आर्टिफिशियल डिसीज उसके शरीर में है, वो पहले निकालना है हमको। फिर बाद में अपन जो टोटलिटी प्योर फॉर्म में जो टोटलिटी पेशेंट देगा उसको कंसिडर करके मेडिसिन देना है उसको। ठीक है। जी। ऐसा वेग सिम्टम्स लेके जब पेशेंट आएगा तो हमको जो सरफेस पे जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो हाँ प्रोमिनेंट जी सिम्टम्स है वो कंसिडर करके मेडिसिन चूज करना है। ठीक हाँ जी हाँ जी। है। ठीक जी। है ठीक है। अ, ऐसा मायासम के लैंग्वेज में बोलेंगे तो सोरिक सिम्टम्स और सिफिलिटिक सिम्टम्स हमको ज्यादा कंसिडर करना है। पेशेंट साइकोटिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा देते हैं, तो वो हम्म सिम्टम्स कंसिडर करके हम मतलब रिपीटेशन चार्ट हमारा मतलब बिगड़ जाता है। रिपीटेशन चार्ट हम्म। प्योर रखने के लिए हमको सोरिक और सिफिलिटिक सिम्टम्स कंसिडर करना है। ओके यस। ओके। ऑब्वियसली एक्यूट केसेस में जैसे जो होता है, और अगर हमारे पास ऐसा भी कोई केस आया जैसे पॉजिटिव जहाँ पे बता रहा है, लेकिन जो उसका जो मैनिफेस्टेशन है उसका मियाज्म चेंज हो रहा है, जैसे पॉजिटिव जो है वो सिफिलिटिक लग रहा है लेकिन मैनिफेस्टेशन साइकोटिक है, तो उसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, कॉजेशन या इफेक्ट। अगर मतलब ऐसा एग्जांपल बता पाएंगे तो मैं ज्यादा अच्छे फॉर से बोल एग्जाम्पल जैसे कि कुछ ये है कि कोई पेशेंट का पर्सनालिटी है जो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, जी। और सिफिलिटिक है, वायलेंट एंगर है, एग्रेसिवनेस है, राइट। और जेलसी है, सस्पिशियस है, लेकिन जो उसका मैनिफेस्टेशन है वो साइकोटिक है, उसको कोई बिनाइन ट्यूमर आ गया, या फिर जी उसको कोई ओवर ग्रोथ आ गया, तो जी। उस केस में हम सिफिलिटिक को कंसिडर करेंगे या साइकोटिक को ज्यादा करेंगे। ऑब्वियसली सिफिलिटिक को कंसिडर करेंगे मैडम हम। ठीक है। मतलब कॉजेशन जी, कॉजेशन को हम कॉजेशन। ज्यादा। हाँ, उस टाइम पे कॉजेशन मतलब जो सिफिलिटिक सिफिलिटिक मतलब डिस्ट्रक्टिव जो जो उसका स्वभाव है वो पहले मतलब बैलेंस होना चाहिए, फिर बाद में वो ओके पैथोलॉजी मतलब ट्रीट होगा। ठीक है। ओके। और या फिर अगर हमारे पास साइकोटिक मैनिफेस्टेशन है, जैसे ओवर थिंकर है, या यस। फिर ब्रूडिंग नेचर है, या फिर कंसीलिंग नेचर है, और उसका मैनिफेस्टेशन सिफिलिटिक हो, उसको कैंसर हो जाए या फिर उसका कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाए, तो उस केस में भी हम मतलब कॉजेशन आप लेंगे। नहीं नहीं। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। एक्चुअली ठीक है। जो मतलब हाँ मैनिफेस्टेशन जैसा रहेगा मैडम उनका, हाँ ठीक हाँ। है, कॉजेशन वैसा ही रहेगा। ठीक है। मतलब कॉज जैसा रहेगा वैसा ही इफेक्ट रहेगा। मतलब बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। तो जैसे हम थिंक करेंगे, साइकोटिक थिंक करेगा तो साइकोटिक मैनिफेस्टेशन ही आएंगे उनको। राइट। हम्म तो ऐसा जनरली मतलब
ऐसे केसेस नहीं देखे हमने कि जहाँ कॉजेशन साइकोटिक हो और मैनिफेस्टेशन उसका सिफिलिटिक हो। ओके। राइट। ओके, नहीं जैसे नहीं, जैसे बहुत केसेस होते हैं कैंसर्स के, उसमें एज जी। सच जैसे पेशेंट का जो हाँ हाँ। पर्सनालिटी है वो जरूरी नहीं है सिफिलिटिक हो, वो बहुत इजी गोइंग पर्सनालिटी हो सकता है, वेरी राइट। नाइस पर्सनालिटी, लेकिन उनको भी राइट। कैंसर आता है। यस तो यस फिर यस। यस, तो पर्सनालिटी वहां पे आई में गेस स्पेसिफिक्स ज्यादा यूज करेंगे हम सिफिलिटिक उसमें, जिससे उसमें ट्यूमर ग्रोथ नहीं प्रीडिस्पोजिशन, होगा। हाँ उसका प्रीडिस्पोजिशन देखेंगे मैडम, हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री कंसीडर करेंगे अपन। और जो हाँ अपन जी, हाँ जी। बोलते हैं कि वो मतलब अच्छे से है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एंजाइटी कंसाइंस रहता है वो उस टाइप के पेशेंट में। और मतलब हाँ जी, हाँ कैंसर जी। किस चीज का है वो देख के हमको मतलब कॉजेशन का आइडिया आता है, जो हमारा स्टडी है जर्मन न्यू मेडिसिन का। राइट। हाँ जी। उसमें हाँ साइकोडायनामिक कॉजेस के बारे में भी मतलब अच्छे से बोला है डॉक्टर हैमर ने। तो मतलब जो हाँ पेट जी। का जो लोकेशन है उसके हिसाब से हम कॉजेशन मतलब पेशेंट से निकाल सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। राइट। तो आज का सेशन हमारा अब यहीं पे टाइम ओवर हो गया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर अनिल राठौड़ का आज के सेशन के लिए। आशा करती हूँ आगे भी आप इसी तरह से सेशन लाएंगे, कुछ केसेस स्पेसिफिक डिजीजेस का आप प्रेजेंट करेंगे, तो दैट विल बी ओके। मोर, मतलब उसमें डिस्कशन का ज्यादा स्कोप रहता है। यस यस तो मैडम। हाँ, तो इसी के साथ आज का हमारा हिंदी वेबिनार समाप्त होता है। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बिनोय, आई गेस। और ये यूट्यूब चैनल मैं टाइप कर रही हूँ डॉक्टर कांक्षा, यूट्यूब चैनल का लिंक मैं अभी टाइप कर रही हूँ चैट बॉक्स में, वहां से आपको यूट्यूब आईएफपीएच फोरम की मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब में आईएफपीएच सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का लिंक। या एक बार मैं आपको लिंक शेयर कर दूं।